हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन आर्ट्स क्लासेस। मैं सचिन कुमार आपको अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दिए थे हर्यक वंश के स्थापना के बारे में और शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश के बाद हम आज आप लोगों को जानकारी देंगे कि कैसे कैसे शिशुनाग वंश के बाद महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके और नंद वंश का स्थापना किए थे। और नंद वंश की स्थापना किए थे महापद्म नंद ने, जो स्थापना किए थे। और उसी नंद वंश के अंतिम शासक थे जिसका नाम था घना नंद। अब आते हैं वहां से जानकारी शुरू करते हैं कि नंद वंश की स्थापना किए थे महापद्म नंद ने। नंद वंश की स्थापना किए थे महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके। और अंतिम शासक थे नंद वंश का जिसका नाम था घनानंद। और इसी समय 326 ईसा पूर्व में यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर और मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो आज हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो मौर्य वंश की जानकारी हमें दोस्तों कहां कहां से मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी के मुख्य रूप से दो स्रोत है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जिसके अंतर्गत आता है अर्थशास्त्र जिसके लेखक है कौटिल्य, मुद्रा राक्षस जिसके लेखक है विशाख दत्त, विष्णु पुराण, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ। हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अशोक के अभिलेख, उस समय के सिक्के, स्मारक, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित पाटलिपुत्र में राजप्रसाद भवन था, इससे और स्तूप से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश जिसके स्थापना किए थे और उस व्यक्ति का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक विवादास्पद बात है कि वो क्षत्रिय था कि क्षुद्र था। तो कुछ पुस्तकें ऐसे हैं जिसमें उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है और कुछ पुस्तकें ऐसे हैं जिसमें उन्हें क्षुद्र भी बताया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे और नंद वंश को शासक घनानंद को परास्त कर। तो नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। और इसी समय यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर भी भारत पर आक्रमण किए थे। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को भी परास्त किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किसने किया था? तो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किए थे जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इस सेल्यूकस निकेटर और जब इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी, तो जब सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि हो जाती है। और संधि में उस संधि का तथ्य यह हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, इस हेलेना से सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है। और विवाह के बाद सेल्यूकस निकेटर यहाँ से जाते हैं। तो जाने के क्रम में भारत और भारत के इर्द गिर्द के 3 से 4 क्षेत्रों को जीते हुए थे, वह 3 से 4 क्षेत्रों को दे देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। और 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं किसको? तो सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर जाने के बाद उन्होंने एक अपना राजदूत भेजे थे मेगास्थनीज। तो दोस्तों मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था और ये राजदूत सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे और ये 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक भारत में रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत में कब से कब तक रहे थे? तो 305 से 298 ईसा पूर्व तक ये भारत में रहे हुए थे। तो इसी समय मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। तो इंडिका का रचना किसने किया था? तो इंडिका का रचना किया था मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना किसने किया था? तो इंडिका की रचना किया था मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य से एक और विशेष सवाल आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक पहला ऐसे शासक थे जिन्होंने समस्त भारत को जीतकर और एकीकरण करने का प्रयास किया था, अर्थात अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? तो अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु, तो जैन धर्म के 2 गुरु थे, एक का नाम था जैन मुनि भद्रबाहु और एक का नाम था स्थूलभद्रा। तो आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसमें बताएंगे कि उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जैन मुनि भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर और श्रवण बेलगोला
ये पड़ता है कहाँ? तो ये पड़ता है मैसूर में। वहां अपने सलेखन विधि द्वारा, सलेखन का अर्थ होता है उपवास, सलेखन का अर्थ होता है उपवास के द्वारा ये अपने प्राण को त्याग दिए थे। जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार राजा बनता है और ये 297 से लेके 273 ईसा पूर्व तक राजा रहते हैं। और एक पुस्तक है पतंजलि द्वारा लिखी गई पुस्तक महाभाष्य, और महाभाष्य में बिंदुसार को अमित्र घात अथवा शत्रु सहारी की उपाधि मिली हुई है। तो अमित्र घात अथवा शत्रु सहारी की उपाधि किसे मिली है? तो बिंदुसार को मिली है। या बिंदुसार को कौन सा उपाधि मिली थी? तो अमित्र घात अथवा शत्रु सहारी की उपाधि मिली थी। और जिसकी जानकारी हमें मिलती है पुस्तक महाभाष्य से। और एक और चीज होता है कि बिंदुसार का संबंध मिस्र और सीरिया से मित्रतापूर्ण संबंध था। तो मिस्र और सीरिया से मित्रतापूर्ण संबंध था किसका? बिंदुसार का था। और इसी समय यूनानी शासक एंटीओकस का राजदूत डाइमेकस भी बिंदुसार के दरबार में आए थे। तो एंटीओकस का राजदूत डाइमेकस था। तो डाइमेकस किसका राजदूत था? तो एंटीओकस का राजदूत था। एंटीओकस का राजदूत डाइमेकस किसके दरबार में आए थे? तो एंटीओकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आए थे। और आगे चलते हैं, बिंदुसार के समय ही तक्षशिला के गवर्नर ने 2 बार विद्रोह किया था, जिसे एक बार अशोक ने दबा दिया था और एक बार सुसीम ने दबा दिया था। तो बिंदुसार से आने वाले VVI सवालों को हम बता दिए हैं क्लास 12 के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य से आने वाले सवाल को भी हम कवर कर दिए। अब आते हैं अशोक। अशोक मौर्य वंश के सबसे महानतम और पावरफुल शासकों में से रहा था। कौन? तो अशोक रहे थे, जिन्हें प्रियदर्शी भी कहा गया है। राजा बनने से पहले ये उज्जैन और तक्षशिला का शासक रह चुके थे। तो अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का शासक रह चुके थे? तो अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन और तक्षशिला का शासक रह चुके थे। अच्छा, अशोक ने 5 विवाह किए थे। 5 में देवी, कारुवकी, आसंदीमित्रा, पद्मावती और तीसरसिता। तो कितने पत्नी? 5। देवी, तीसरसिता, कारुवकी, पद्मावती और देवी, तीसरसिता, कारुवकी, पद्मावती 1 2 3, और एक थी आसंदीमित्रा। आसंदीमित्रा, इनकी 5 पत्नियां थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पत्नी थी जिसका नाम था देवी। और इसी देवी से 2 संतान उत्पन्न हुए थे, जिसका नाम था महेंद्र, और एक बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा। संघमित्रा। चलिए, तो अशोक इन्होंने भी सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनने की दूसरा स्वप्न देखने वाले शासक थे, जिनका नाम था अशोक। अशोक जो 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम रहता है कलिंग का युद्ध। और कहा जाता है कि इस युद्ध में अशोक ने लगभग 1 लाख लोगों को काट दिया था और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी कलिंग अपने राज्य को हारा नहीं। तब एक महिलाओं का पद्मावती का सेना आई थी। तब अशोक ने उस समय पद्मावती से युद्ध न करके, और उस समय यह बोले थे कि मैं स्त्री और वृद्ध और गायों पर हाथ नहीं उठाता हूं। और जिसके बाद यह युद्ध के बाद में कि अशोक और पद्मावती का विवाह हो गया था। लेकिन विवाह हो जाने के बाद अशोक ने उस समय जो 1 लाख लोगों को काटा गया और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना ली गई थी, इस नरसंहार मृत्यु को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो जाता है और उसके बाद उसने अस्त्र और शस्त्र को त्याग देता है। और देखिए, तो जो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जो कलिंग का युद्ध लड़ा, इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। किस शिलालेख से मिलती है? तो 13वें शिलालेख से मिलती है। और उसके बाद अशोक ने अस्त्र को त्याग दिए और अशोक ने क्या किए? धम्म का स्थापना किए। अब विश्व विजेता के स्थान पर हृदय के विजेता पर काम करना शुरू कर दिए, धर्म की स्थापना किए, बौद्ध धर्म का स्थापना किए, और अपने समय तृतीय बौद्ध संगीति करवाए। कितने? कौन बौद्ध संगीति? तृतीय बौद्ध संगीति करवाए। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कलाशोक के समय, तृतीय संगीति हुआ था अशोक के समय, और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के समय। तो अशोक के बारे में यहाँ तक हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का अभाव है, तो विस्तार से जल्दी से क्लास हो सके, कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैटर दे सके आप लोग, इसलिए पहले हमें लिख के प्रस्तुत करना पड़ता है। मैं अगर स्मार्ट बोर्ड होने पर और भी इसे बेहतर से प्रस्तुत किया जा सकता था और कम से कम समय में ज्यादा को मैटर दिया जा सकता था। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है कि सुविधा का अभाव है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पाठ कर ही हम आपको ऑब्जेक्टिव के मैटर को आपको हम देते रहेंगे। बस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लोगों तक इसको शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि और भी इसको हम बेहतर से बेहतर इंप्रूव कर सके।
और रहा बात, अगर आपको ज्वाइन करना हो, ग्रुप ज्वाइन करना हो या किसी पे की ताकि आपको या नोट्स चाहिए, तो आप हमें मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिस नंबर है 9523764665। इस नंबर पर मैसेज करते हैं तो आपको नोट्स भी चला जाएगा, या कमेंट कीजिएगा तो आपको मैसेज चला जाएगा। धन्यवाद।